नमस्कार दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से जो कि गुरुग्राम में एक बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं। तीनों दोस्त साथ में ही रहते हैं क्योंकि अभी तीनों अनमैरिड हैं। उन तीनों के नाम हैं, पहला ओम सीधा और सरल है। दूसरा है चैत्य धार्मिक है, उसका कोई भी काम बिगड़ जाए तो वो कभी दुखी नहीं होता, कहता है ईश्वर की शायद यही मर्जी होगी। और तीसरा गर्वित हमेशा अपनी धुन में मस्त, उसको हर चीज बेस्ट चाहिए, उसका हर काम बेस्ट होना चाहिए। एक दिन चैत्य के घर से फोन आता है कि अगले हफ्ते 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आ जाना, तुम्हारी सगाई पक्की करनी है। ये बात जब गर्वित और ओम को पता चली तो ओम ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर गर्वित ने चैत्य की क्लास ले डाली। उसने कहा, तो पहले ये बता, तेरी सगाई होने जा रही है और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। और ये बता, तूने लड़की कब देख ली बे? चैत्य ने कहा, अरे यार, अभी 2 दिन पहले ही तो फोटो आया है मेरे पास, कल तो था नहीं। और आज मैं सोच रहा था कि शाम को तुम दोनों को मैं बाहर ले जाऊंगा खाना खिलाने। यहाँ पास ही में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, सुना है वहाँ का मंचूरियन बहुत टेस्टी है। खाना खाते खाते मैं तुम लोगों से बात करूंगा और वो फोटो भी दिखा दूंगा। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया तूने? गर्वित ने चैत्य की खुशामद करते हुए कहा। चैत्य अच्छी तरह से जानता था कि गर्वित को कितना भी गुस्सा आ रहा हो, बस उसे मंचूरियन खिला दो, गुस्सा एकदम शांत। चैत्य और ओम ने एक दूसरे को देखा, आंखें झपकाकर, गर्दन को थोड़ा सा हिलाकर वो दोनों मुस्कुराने लगे। शाम को तीनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। उन लोगों ने खाना ऑर्डर किया और बातें करने लगे। चैत्य ने अपने फोन में लड़की का फोटो दिखाते हुए उन दोनों से कहा, ये देखो, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी। ओम ने कहा, यार आज के समय में ऐसा कौन करता है? तूने एक बार भी लड़की से बात नहीं की, बस फोटो देखकर हाँ कर दी। हम नहीं मान सकते यार, जरूर तो हमसे कुछ छुपा रहा है। कहीं ये तेरा बचपन वाला प्यार तो नहीं? चैत्य ने हंसते हुए कहा, बचपन वाला नहीं, पिछले जन्म वाला प्यार है। पिछले जन्म में तो विलेन बनकर हमारे बीच आ गया था ना, इसीलिए इस बार हमने तुझे कुछ नहीं बताया। तू पागल है क्या यार, मैं तुम लोगों से क्यों कुछ छुपाऊंगा? गर्वित ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यार, अगर ऐसा कुछ होता तो ये छुपा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसने आज तक हमसे अपना हर राज शेयर किया है, जहाँ तक वो भी जब इसकी एक बार पैंट की जिप खराब हो गई थी और वॉशरूम में इसके साथ जो हुआ था। गर्वित ने चैत्य के हाथ से फोन लेते हुए कहा, 1 मिनट, मुझे दिखा जरा कैसी दिखती है हमारी होने वाली भाभी। फोटो देखकर गर्वित ने कहा, यार तुझे ये लड़की पसंद कैसे आ गई? मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, फोटो से तो लग रहा है जैसे किसी गांव से है, और पढ़ी लिखी है भी या नहीं? ओम ने गर्वित की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ यार, गर्वित सही कह रहा है, मुझे लगता है शादी के लिए हाँ करने से पहले तुझे एक बार लड़के से मिल लेना चाहिए। चैत्य ने उन दोनों की बात का जवाब देते हुए कहा, यार ये बात सही है कि ये लड़की गांव से है, मगर गांव में इसके माता पिता रहते हैं, ये तो अपनी मामा मामी के साथ शहर में रहती है, और इसने संगीत में PhD किया है। और रही शादी से पहले मिलने की बात, तो मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि शादी से पहले एक दूसरे की सारी बातें महकते हुए फूल लगती हैं और शादी के कुछ समय बाद वही बातें शूल लगने लगती हैं। पति पत्नी में आधा झगड़ा तो इसी बात को लेकर होता है। शादी से पहले तो तुमने ये कहा था, वो कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, और फिर हमारे माँ बाप ने तो दुनिया देखी है, वो हमारे लिए जो भी करेंगे हमसे बेहतर ही करेंगे। अब जब उन्होंने मेरे लिए ये लड़की पसंद की है तो कुछ सोच समझकर ही की होगी। ओम ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, चल ठीक है यार, जैसा तुझे सही लगे। गर्वित ने कहा, हाँ यार, तेरी जिंदगी का फैसला है, तुझे ही करना है। हाँ, मगर तेरी जगह मैं होता तो इस लड़की से शादी कभी ना करता। संगीत में PhD कौन करता है भला? पता नहीं इसे ठीक से इंग्लिश बोलना आता भी होगा या नहीं।
चैत्य को गर्वित का नेचर अच्छी तरह से पता था, इसलिए उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चैत्य की शादी में उसके कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो बहुत पैसे वाले थे। इनमें से थी उसकी बुआ की ननद मिनी। गुस्सा तो उनकी नाक पर रखा रहता था, शक्लें ऐसी कि अगर रात के अंधेरे में कोई देख ले तो डर जाए। उनमें एक चीज और थी, अब आप इसे उनकी बुराई कहें या फिर उनकी खूबी समझें, वो ये कि अगर वो ये ठान लें कि मुझे इससे बदला लेना है तो उसे तो फिर भगवान ही बचा सकता है। और ये काम हमारे गर्वित महाशय ने कर दिया था। हुआ यूं, उस दिन चैत्य की हल्दी थी। अब जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ दूल्हे से ज्यादा हल्दी लोग एक दूसरे को लगाते हैं। लोग जितना होली पर एक दूसरे को रंग नहीं लगाते, उससे ज्यादा हल्दी लगा दी जाती है। उस दिन सबने पीले कपड़े पहने थे। मिनी बुआ ने भी पीली साड़ी पहनी थी। बुआ जैसे ही तैयार होकर रूम से बाहर निकली, गर्वित उन्हें देखकर अपना मुंह छुपाकर हंसने लगा। ये देखकर मिनी बुआ को उस पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो चैत्य का दोस्त है ये सोचकर चुपचाप वहां से चली गई। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सभी लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। गर्वित भी ओम के साथ बैठा था और उन दोनों के ठीक पीछे बैठी थी मिनी बुआ, जिसका पता उन दोनों को बिल्कुल भी नहीं था। गर्वित ओम से बेखौफ होकर बातें किए जा रहा था। गर्वित बातें कम कर रहा था, लोगों का मजाक ज्यादा उड़ा रहा था। पहले तो वो चैत्य की होने वाली पत्नी को लेकर व्यंग्य करता रहा, फिर उसने मिनी बुआ को ही टारगेट बना लिया। पीछे बैठी मिनी बुआ सब सुन रही थी। गर्वित का एक एक शब्द उनके दिल में छेद कर रहा था। बहुत देर तक तो बुआ सुनती रही, मगर अब उनके सब्र का बांध टूट चुका था। मिनी बुआ एक झटके से गर्वित के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से घूरती हुई बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? कहीं के राजा महाराजा हो? जो मन में आएगा वो करोगे, किसी के लिए कुछ भी बकोगे। दूसरों का मजाक बनाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो, समझे? दूसरों में कमियां तो ऐसे निकाल रहे हो जैसे तुम ना जाने कितने परफेक्ट हो। इतना सब हो जाने पर ओम डर गया। वो मिनी बुआ से सॉरी बोलने लगा। मिनी बुआ ने कहा, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? सॉरी तो उसे बोलना चाहिए जिसने मेरी इंसल्ट की है। ओम गर्वित को बार बार बोल रहा था, यार बुआ को सॉरी बोलकर बात खत्म कर दे, मगर गर्वित वो तो मिनी बुआ को सॉरी बोलने की जगह उनको और ज्यादा चढ़ाने लगा। उसने कहा, बुआ जी, मैंने आपके बारे में गलत क्या कहा है? अरे जो सच है वही तो बोला है मैंने। अब सच्चाई तो हमेशा से कड़वी रही है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप चाहे कितना भी मेकअप पोत लें, अरे भैंस को कितना भी पाउडर लगा दो, रहेगी तो भैंस ही ना, गाय तो बन नहीं जाएगी। इतना सुनते ही मिनी वो नागिन की तरह फुंकारने लगी। लाल लाल आंखों से घूरती हुई अपनी दोनों उंगलियों को गर्वित की तरफ कर कर बोली, आई विल सी यू मिस्टर घमंडी। मिनी बुआ के एक्सप्रेशन देखकर ओम डर गया। उसने गर्वित को समझाया, यार तो किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन इस मिनी बुआ से पंगा मत ले, वरना बहुत पछताएगा। सुना है बुआ की आंखों में उसके कंप्यूटर की फोटो छिप जाती है और वो जब तक उससे अपना बदला नहीं ले लेती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। मगर ओम के समझाने के बाद भी गर्वित पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ ना यार, अब तो बुआ पुराण लेके मत बैठ। कल चैत की शादी है, परसों मैं चला जाऊंगा। अब ये बुआ के मेरे पीछे पीछे जाएगी काली भूतनी बनकर। चैती की शादी का सारा काम अच्छी तरह से हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। चैती की शादी को 2 साल हो गए थे। उसने अपने लिए एक फ्लैट खरीद लिया था जिसमें वो और उसकी पत्नी रहते थे। उधर ओम और गर्वित जहाँ रहते थे वो पूरी बिल्डिंग बिक गई थी, इसलिए ओम और गर्वित ने दूसरी जगह अपने अपने रहने का इंतजाम कर लिया था। अब तीनों दोस्त अलग अलग रहने लगे थे। कभी कभी मिलना हो पाता था तीनों का। उस दिन गर्वित शाम को जब ऑफिस से लौटा तो बहुत थका हुआ था। इस समय वो सोच रहा था, काश कोई ऐसा हो जो एक कप चाय बनाकर अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे पिला दे तो सारी थकान दूर हो जाए। वो ये सब सोच ही रहा था तभी डोरबेल बजी।
उसने बेमन से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने जो अपने सामने देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बार बार अपनी आंखों को हाथ से मसलकर साफ करता और अपने सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की को देखने लगता। उसके गुलाबी होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी। वो लड़की सिर से पांव तक स्वर्ग की अप्सरा नजर आ रही थी। गर्वित उसकी गहरी खूबसूरत आंखों में डूब गया था। तभी एक बहुत ही मधुर स्वर उसके कानों में पड़ा। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? गर्वित ने हकलाते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या करना, क्या मदद चाहिए आपको? उस लड़की ने कहा, जी मैं KM कॉलेज की तरफ से आई हूँ, मुझे ये भरवाना है। उसने एक छोटा सा बॉक्स गर्वित को दिखाते हुए कहा। उस लड़की ने कहा, मुझे 1 हफ्ते के अंदर इसमें पैसे जमा कराने हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। गर्वित ने उसे 100 रुपए देते हुए कहा, ये लो और इसी समय पर रोज आ जाना। उस लड़की ने कहा, सर आप मुझे एक ही बार में दे दीजिए ना। गर्वित बड़बड़ाने लगा, एक बार में दे दूंगा तो तुम्हें बार बार देखने का मौका मुझे कैसे मिलेगा? उस लड़की ने पूछा। कुछ कहा सर आपने? गर्वित ने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, बल्कि मैं तो कुछ सोच रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो कम दे पाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ यही है। तुम अगर रोज आओगी तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकूंगा। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी। उसने गर्वित को थैंक्स बोला और चली गई। गर्वित उसे जाते हुए देखकर ठंडी आहें भरने लगा। वाह, क्या मस्त चाल है, इसे कहते हैं परफेक्ट लड़की। गर्वित जानता था उस कॉलेज के बारे में। वो कॉलेज हर साल अपना 100% देता था। दूसरे दिन गर्वित बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। गर्वित ने जल्दी से दरवाजा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने मुस्कुराकर अपने हाथ में लगा बॉक्स गर्वित के सामने कर दिया। गर्वित ने 200 रुपए उसके बॉक्स में डालते हुए पूछा, क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ? उस लड़की ने शर्माते हुए कहा, जी मेरा नाम नीतिला है। गर्वित ने कहा, नीतिला, ये कैसा नाम है? उस लड़की ने कहा, मेरा ये नाम मेरी मौसी ने रखा था। वो कहती हैं कि मैं सीप के मोती की जैसी हूँ, इसीलिए उन्होंने मेरा नाम नीतिला रखा है। गर्वित ने अपने कान के पीछे गर्दन पर हाथ घुमाते हुए धीरे से कहा, ठीक है तो कहती है तुम्हारी मौसी। उस लड़की ने कहा, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने क्या कहा, कुछ भी तो नहीं। गर्वित ने कहा तो नीतिला ने कहा, आप कुछ कह रहे थे, मैंने सुना, मगर मैं ठीक से नहीं सुन पाई। गर्वित ने हकलाते हुए कहा, हाँ वो मैं ये कह रहा था। क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था, कल मैं तुम्हें इसके डबल पैसे दूंगा। क्या? सच में? ओह, आप कितने अच्छे हैं सर। ठीक है सर, मैं कल फिर से आती हूँ। नीतिला चली गई और गर्वित उसे जाते हुए तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। ऐसे ही 6 दिन निकल गए। वो हर रोज आती और गर्वित उसे पैसे दे देता और वो चली जाती। नीतिला के आने से पहले गर्वित अपना होमवर्क करके रखता था। वो आएगी तो मुझसे ये कहूँगा, वो कहूँगा, मगर नीतिला को देखते ही उसकी टाई फिस हो जाती थी। नीतिला के सामने गर्वित की बोलती बंद हो जाती थी। समय तो जैसे रेत की तरह गर्वित के हाथ से फिसलता ही जा रहा था। उस दिन गर्वित ने अपना पूरा मन बना लिया, चाहे आज कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, आज तो मैं नीतिला से अपनी मन की बात करके ही रहूंगा। शाम को जैसे ही नीतिला आई, गर्वित ने उससे कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। नीतिला ने कहा, हाँ पूछो ना, क्या पूछना है? गर्वित ने कहा, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, और अगर तुम चाहो
तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो हम यहाँ अंदर चल के भी बात कर सकते हैं। नीतला ने कहा, हम अंदर चल के ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं और जाएंगे तो मुझे देर हो जाएगी। अंदर आकर गर्वित ने नीतला से कहा, देखो नीतला, प्लीज पहले मेरी बात सुनो। देखो, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना, मेरी कोई भी बात अपने दिल पर मत लेना। देखो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगे तो तुम साफ मना कर देना, मगर गुस्से में आकर यहाँ शोर मत मचाना, वरना ये गरीब बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। गर्वित की बहकी बहकी बातें नीतिला की समझ में नहीं आ रही थी। वो उसे घूरकर देखने लगी। गर्वित ने कहा, अरे यार, तुम तो बिना बात सुने ही मुझे पहले से ही ऐसे गुस्से से घूर रही हो। ऐसे मैं कैसे बात करूं? नीतिला ने खुद को नॉर्मल कहते हुए कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही, बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? गर्वित ने कहा, नीतिला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? मतलब? नीतिला ने बहुत ही भोलेपन से पूछा। गर्वित ने थोड़ा झेपते हुए कहा, मतलब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन हो तो कोई बात नहीं, हम ये सब यहीं ड्रॉप करते हैं। मगर नीतिला अब भी चुप थी। उसे चुप देखकर गर्वित ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ नीतिला? तुम क्या सोच रही हो? तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैंने तुम्हें यूं अचानक से ये सब बोल दिया? ना तुम्हारे बारे में कुछ पूछा और ना अपने बारे में कुछ बताया। तो वो इसलिए क्योंकि साथ में तो हम दोनों को ही रहना है, एक दूसरे के साथ हम दोनों ही रहेंगे, और घर वालों से मुलाकात तो कभी कभी होगी, साल में 1 या 2 बार। नीतिला ने शर्माते हुए गर्वित की बात का जवाब दिया, वो बात नहीं है, हमारे यहाँ शादी की बात घर वाले ही करते हैं, इसीलिए आपको मेरे घर वालों से बात करनी होगी। अगर वो राजी हो जाएंगे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, तभी आप मुझे पसंद आ गए थे। नीतिला की ये बात सुनकर गर्वित तो जैसे बिना पंख आसमान में उड़ने लगा था। गर्वित के पूछने पर नीतिला ने बताया कि वो अपने अंकल और आंटी के साथ यहाँ पर रहती है। गर्वित ने कहा, तुम मेरा फोन नंबर ले लो और अपने अंकल से पूछकर मुझे बता देना कि मैं उनसे कब मिल सकता हूँ। नीतिला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। इतना बोलकर वो चली गई। कई दिन हो गए, ना नीतिला आई और ना उसका फोन आया। गर्वित ने सोचा क्यों ना उसके कॉलेज जाकर पता किया जाए। ये सोचकर वो जैसे ही बाहर निकला, उसके फोन पर एक अननोन कॉल आई। उसने कॉल रिसीव की। फोन पर नीतिला थी। उसने बताया उसके अंकल कल ही वापस आए हैं दुबई से, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। गर्वित ने पूछा, तुम मुझे ये बताओ कब मिलवा रही हो अपने अंकल से? उसने कहा, तुम रुको, मैं थोड़ी देर में अंकल से पूछकर बताती हूँ। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर बाद वापस फोन आया। उसने कहा, तुम अगर आज फ्री हो तो शाम को आ जाओ। ये सुनकर गर्वित खुश हो गया। उसे और क्या चाहिए था? अंधे को लाठी का सहारा जो मिल गया था, जिसके सहारे वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। गर्वित अच्छी तरह से तैयार होकर शाम से पहले ही नीतिला के अंकल के घर पहुंच गया था। बहुत बड़ा और आलीशान घर था उनका। गर्वित को देखते ही नीतिला खुश हो गई। वो उसे अंदर ले आई। थोड़ी देर में उसके अंकल और आंटी दोनों आ गए। अंकल ने जो कुछ भी पूछना था गर्वित से, वो सब पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने गर्वित से कहा, देखो मिस्टर गर्वित, मैं सारी चीजें पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। इसकी शादी को लेकर हमारी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन शर्तों को मान लेते हो
तो हमें कोई परेशानी नहीं है। शादी के लिए हमारी हाँ है। गर्वित ने कहा, जी बताइए आपकी क्या शर्तें हैं। अंकल ने कहा, देखो गर्वित, ये तो तुम जानते ही हो कि ये हमारी बेटी नहीं है। नीतिला के माँ बाप बहुत गरीब हैं। ये बहुत छोटी सी थी तब से हमारे साथ में है, इसीलिए इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। हम इसकी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ, मगर शादी होगी तुम्हारे पेरेंट्स की मर्जी से, वरना नहीं होगी। और दूसरी बात, शादी के बाद हमें तुम्हारी जरा सी भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो आजकल फैशन से चल गया है ना कि हस्बैंड वाइफ में जरा सी बात पर डिवोर्स हो जाता है, ये कदम तुम भूल कर भी कभी भी नहीं उठाओगे। अरे अंकल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला क्यों डाइवर्स दूंगा नीतिला को? मैं तो उसे रानी बनाकर रखूंगा। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो अंकल मैं उन्हें मना लूंगा। बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अंकल ने कहा, ठीक है, मगर ध्यान रखना हमारी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। गर्वित ने अपने पेरेंट्स से बात की और उन्हें शादी के लिए राजी कर लिया। गर्वित और नीतिला की शादी हो गई। शादी के बाद गर्वित के पापा ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने अपने कुछ खास लोगों को बुलाया था। उन्होंने नीतिला के अंकल और आंटी को भी बुलाया था। गर्वित के पापा ने जब नीतिला के अंकल को इनवाइट करने के लिए फोन किया तो अंकल ने कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो हम 2 नहीं बल्कि 3 लोग आपके यहाँ आना चाहते हैं। गर्वित के पापा ने कहा, जी जरूर, स्वागत है आपका। पार्टी में अंकल आंटी को देखकर गर्वित खुश हो गया, मगर जैसे ही उसने आंटी के बगल में खड़ी औरत को देखा, उसके चेहरे का रंग उतर गया। अंकल आंटी के साथ जो तीसरा शख्स आया था वो और कोई नहीं, वो थी मिनी बुआ। मिनी बुआ ने आकर दोनों को बधाई दी। खासकर गर्वित को फोकस करके उन्होंने कहा, मैनी कांग्रेचुलेशन ऑन योर मैरिज। और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ वो वहां से चली गई। बाद में गर्वित को ये पता चला कि वो आंटी की बेस्ट फ्रेंड है। गर्वित सोचने लगा, ये आंटी का टेस्ट कितना खराब है, उन्होंने दोस्ती की भी तो किससे? खैर मुझे क्या, मुझे तो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गई। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो मिनी बुआ मुझे फोकस करके ऐसे बोल रही थी जैसे वो मेरा मजाक बना रही हो सकता है ये मेरा वहम हो। पगले, उस बुआ का चेहरा ही ऐसा है, समझ ही नहीं आता कब खुश है और कब दुखी है। फिर उसने धीरे से अपने सिर के पीछे टैप करते हुए कहा, तू भी कहाँ खो गया गर्वित, चल बाहर निकल बुआ के ख्यालों से। शादी के बाद गर्वित ने नीतिला का नाम नीतू रख दिया था। दूसरे दिन गर्वित ने पापा से कहा, पापा मैं सोच रहा था मैं और नीतू कहीं घूमने चले जाएं। पापा ने कहा, हाँ बिल्कुल जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? गर्वित ने कहा, जी मैं सोच रहा था अल्मोड़ा चला जाता हूँ। पापा ने पूछा, कब जाना है? जी परसों जाना है। ठीक है चले जाना। इतना बोलकर पापा चले गए। गर्वित ने पैकिंग की और नीतू को लेकर पहुंच गया अल्मोड़ा, जहां पर उसने सारा इंतजाम पहले से ही किया हुआ था। होटल पहुंचकर उसने नीतू से कहा, नीतू तुम ये बताओ तुम खाने में क्या पसंद करोगी, वेज या नॉन वेज? 2 मिनट सोचने के बाद नीतू ने कहा, तुमने जो दूसरा वाला जो वो बोला वो। गर्वित ने कहा, नॉन वेज? तुम नॉन वेज खाओगी? ठीक है, मगर मैं तो वेज ही लूंगा। थोड़ी देर में जब वो लोग फ्रेश हो गए तो गर्वित ने खाने का ऑर्डर देकर खाना रूम पर ही मंगा लिया। गर्वित ने कहा, नीतू मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो क्या तुम अपना खाना थोड़ा उधर बैठकर खा सकती हो? नीतिला ने अपनी खाने की प्लेट उठाई और गर्वित से थोड़ी दूर जाकर बैठ गई। गर्वित ने अपनी प्लेट खोली और उसमें से खाना खाने लगा। उधर नीतिला ने जैसे ही अपनी प्लेट खोली, खाना देखते ही वो वॉशरूम की तरफ भागी। उससे बहुत तेज उल्टी हो गई। यूं अचानक उसकी ऐसी हालत देखकर
गर्वित घबरा गया। उसने नीतू को आराम से बेड पर लिटाया। जब नीतू थोड़ा रिलैक्स हुई तब उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? ये अचानक से वॉमिट कैसे हो गई? गर्वित की बात सुनकर नीतू गुस्से से बोली, एक तो मुझे उल्टी हो गई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। उल्टी करके मैं तुम्हें बम नजर आ रही हूँ और ये तुमने मेरे लिए कैसा खाना मंगाया है? छी! गर्वित ने कहा, यार नीतू, मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझे बम नजर आ रही हो? नीतला ने कहा, अभी तो कहा, वॉमिट कैसे हो गई? गर्वित ने कहा, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने वॉमिट कहा था, मतलब तुम्हें उल्टी कैसे हो गई? और यार, जो खाना तुमने बोला वही तो मैंने मंगाया। नीतला ने कहा, मैंने तुमसे कब कहा था कि मांस मंगाओ मेरे लिए? गर्वित ने हैरान होते हुए कहा, क्या हो क्या गया है तुम्हें? तुम्ही ने तो बोला था कि नॉन वेज खाओगी तुम। हाँ, मैंने कहा था मैं नॉन वेज खाऊंगी, पर मांस कब कहा था मैंने? गर्वित ने झुंझलाते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? और ये क्या नॉन वेज लगा रखा है? नीतला सहम गई। उसने सहमते हुए कहा, हमारे यहाँ नॉन सब्जी और दाल में डाला जाता है। मुझे क्या पता कि यहाँ पर नॉन इसमें डाला जाता है और बाकी सारा खाना बिना नॉन के बनता है। क्या बके जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? देखो नीतू, अगर तुम ये मजाक कर रही हो तो प्लीज इसे यहीं खत्म कर दो। नीतला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रही जी, मैं सच बोल रही हूँ। हमारे यहाँ नॉन डालकर ही सारा खाना बनता है और आपके यहाँ पर भी तो नॉन डालकर ही खाना बनाते हैं। नीतला की बातों से गर्वित का माथा ठनका। उसने पूछा, नीतू, तुमने मुझे जो कॉलेज बताया था केम, तुम उसी कॉलेज में पढ़ी हो ना? नीतला ने कहा, नहीं, मैं वहाँ तो क्या किसी भी कॉलेज में आज तक नहीं गई। हमारे गांव में जो स्कूल है कक्षा 5 तक, बस मैं वहीं पर पढ़ी हूँ। इतना सुनते ही गर्वित की भवें तन गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या? वो धम से बेड पर बैठ गया। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो इसे अपना बुरा सपना समझ रहा था। उसने अपने हाथ से अपने कनपेटी के पास सिर को रगड़ा और फिर उसने नीतला की तरफ देखा, जो अभी भी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। उसने नीतला से कहा, नीतू, क्या तुम सच में 5 क्लास से आगे नहीं पढ़ी हो? नीतला ने अपनी गर्दन नीचे करके बेबस और सहमी हुई आंखों से गर्वित की तरफ देखते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई। उसका अनकहा जवाब सुनकर गर्वित ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। इस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी नीतला से कह दे, चली जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मगर वो नीतला का मासूम और भोला चेहरा देखकर खामोश हो गया। उसने अपना फोन उठाया और उसके अंकल को फोन मिलाया। फोन जल्दी ही रिसीव हो गया, मगर उधर से आने वाली आवाज फीमेल थी। फोन पर अंकल नहीं, आंटी थी। गर्वित ने उन्हें नमस्ते बोलकर जैसे ही अपनी बात कहनी चाही, आंटी ने कहा, गर्वित, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैं तुम्हारे बिना पूछे ही तुम्हें सारी बातें बताई देती हूँ। हमने तुमसे झूठ कहा था कि नीतला बचपन से हमारे साथ रहती है। वो तो अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई थी। उसे मेरी दोस्त मिनी लेकर आई थी। मैं और मिनी बहुत अच्छी दोस्त हैं। हम दोनों एक ही कॉलेज में जॉब करते हैं। उसने मुझे जैसा बोला मैंने वैसा ही कर दिया। तुम तो जानते होगे ना, एक अच्छे दोस्त का मतलब यही होता है, अपने दोस्त की हर हाल में मदद करना, और मैंने भी वही किया। अब तुम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, और हाँ, भूले से भी नीतला को छोड़ने की या उसको रुलाने के बारे में सोचना भी मत, वरना बहुत पछताओगे। मिनी की नज़र हर समय तुम पर है। उससे पंगा लेकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब भुगतो। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इस समय उसकी हालत ऐसी थी जैसे कुत्ते के गले में हड्डी अटक जाती है। वो कुत्ता उस हड्डी को ना तो निगल ही पाता है और ना उगल ही पाता है। अब वो नीतला से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, क्योंकि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना तो सुना था,
मगर उसने तो कुल्हाड़ी पर ही अपना पैर दे मारा था। वो नीतिला के रूप में ऐसा खोया, उसने उसके बारे में कुछ भी जानने की कोशिश ही नहीं की। कुछ दिन बाद वो दोनों वापस घर लौट आए। गर्वित जैसे ही आकर बैठा, थोड़ी देर बाद नीतिला के अंकल का फोन आ गया कि वो और आंटी नीतिला से मिलने आ रहे हैं। दूसरे दिन अंकल आंटी आ गए। गर्वित का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अंकल ने पूछा, क्या हुआ हैंडसम, तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? वो लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, इतने में नीतिला आ गई। जल्दी जल्दी में गलती से नीतिला का पैर गर्वित के पैर पर पड़ गया। नीतिला ने कहा सॉरी और वो आंटी के पास जाकर बैठ गई। गर्वित आश्चर्य से कभी उसे देखता, कभी आंटी को देखता, जो बिल्कुल उसके बगल वाले सोफे पर बैठी हुई थी और रहस्यमयी मुस्कान से उसे देख रही थी। मौका पाकर आंटी ने उसके कान में फुसकार मारी। क्या हुआ? तुम सोच रहे होगे कि ये सॉरी बोल रही है और वो भी इतनी अच्छी तरह से? तो मैं तुम्हें बता दूं, इसी ये दो जादुई शब्द बहुत अच्छे से रटे हुए हैं, सॉरी और थैंक्स। अब बाकी के शब्द सिखाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गर्वित अभी भी चुप बैठा था। पापा ने कहा, गर्वित जब से तुम लौटे हो तब से उदास हो, क्या बात है, बताते क्यों नहीं? बेटा जब तक तुम नहीं बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा? तभी आंटी ने कहा, मुझे पता है ये क्यों उदास है। नीतिला के अंकल का भी ऐसे ही हाल था, वो भी ऐसे ही उदास हो गए थे जब हम अपने हनीमून से लौटे थे। हुआ ये, जिस दिन हम लौटे उसके दूसरे दिन से ही इन्हें ऑफिस ज्वाइन करना था और इसी बात से इनका मूड ऑफ हो गया था। बड़ी मुश्किल से बताया था इन्होंने अपनी उदासी का कारण, और वो भी अपनी भाभी को। और फिर भाभी ने बाबूजी से बात करके सारा मामला सेट कर दिया। जैसे ही बाबूजी ने इन्हें बोला कि कल तू बहू को भी अपने साथ ले जाना, तेरे बिना उसका यहाँ कैसे मन लगेगा। इतना सुनते ही इनके चेहरे पर रौनक आ गई थी। क्यों गर्वित, यही बात है ना? ये बोलते हुए उन्होंने गर्वित का कंधा दबा दिया। गर्वित फेंक हंसी हंसते हुए बोला, जी ऐसी कोई बात नहीं, और फिर मेरे पास अभी वहाँ ढंग की जगह भी तो नहीं है, नीतू को वहाँ ले जाकर कहाँ रखूंगा। ओह, तो तुम इस बात से परेशान हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी ये परेशानी भी हम दूर किए देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसका क्वार्टर खाली पड़ा है। वैसे भी उसने वो क्वार्टर किराएदारों के लिए ही रख छोड़ा है, अभी वो खाली पड़ा है। वैसे तुम्हें कब तक ऑफिस ज्वाइन करना है? गर्वित ने कहा, अभी कुछ दिन बाद जाऊंगा। आंटी ने कहा, ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, तुम यहाँ अपनी तैयारी कर लो, नीतिला भी सबके साथ रह लेगी कुछ दिन, और मैं वहाँ जाकर वहाँ की साफ सफाई देख लेती हूँ। क्यों भाई साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना? भाई मेरा मानना तो यह है कि बच्चे खुश रहें, उसी में हमारी खुशी है। अगर आप चाहें तो नीतिला को अपने पास रोक लें, गर्वित अकेला चला जाएगा। गर्वित के पापा ने कहा, अरे नहीं नहीं बहन जी, आपने सही कहा, बच्चे खुश तो हम खुश, और फिर इन दोनों को अलग करके क्या हम खुश रह लेंगे? हमारा क्या है, अब तक जैसे बिना बेटे के रहते आए हैं, अब बिना बहू के भी रह लेंगे, और फिर जब भी इन दोनों की ज्यादा याद आएगी तो उनसे मिलने चले जाया करेंगे। बिना गर्वित की मर्जी जाने सब कुछ डिसाइड हो गया था। गर्वित नीतिला को लेकर गुरुग्राम आ गया। यहाँ पर सभी लोग उससे पार्टी की मांग कर रहे थे और वो इस बात से टेंशन में था कि नीतिला को कैसे मिलवाऊं उन सबसे, क्योंकि इसने उन सबके सामने कुछ ऊट पटांग बोल दिया तो मेरी इज्जत की अर्थी उसी समय निकल जाएगी। क्या करूं? तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सबको बोल दिया कि अगले संडे को वो पार्टी दे रहा है, और इधर उसने नीतिला से कहा, नीतू क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? नीतिला ने कहा, जी बताइए ना, मैं आपके लिए क्या करूं? गर्वित ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, बस 3 रविवार को शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक का मौन व्रत रखना है। वो क्या है, मुझे पंडित जी ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी अगर 3 रविवार मौन व्रत करेगी तो तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। नीतिला ने कहा, जी मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। गर्वित मन ही मन खुद को शाबाशी दे रहा था। अगले संडे की पार्टी के बारे में उसने नीतिला को बता दिया था।
अगले संडे पार्टी में सभी लोग नीतिला से बातें करना चाह रहे थे, मगर उसके मौन व्रत के चलते सब लोग मायूस होकर लौट गए। एक दिन आंटी और मिनी बुआ उनके घर पर आई। उन्होंने गर्वित से पूछा, अरे भाई, तुम लोगों को यहाँ इतना टाइम हो गया, तुम लोग कहीं घूमने गए या नहीं? मिनी बुआ ने नीतिला से पूछा। नीतिला, बताओ ना, कहाँ गए थे तुम लोग घूमने, गए भी या नहीं? नीतिला ने मायूस होकर गर्वित की तरफ देखा। बुआ समझ गई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं गर्वित, कल संडे है, तुम लोग कल मूवी देखने चली जाओ और खाना भी बाहर ही खा कर आना। गर्वित ने कहा, सॉरी, कल मुझे कुछ काम है, फिर कभी चले जाएंगे। आंटी ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? हमने तो बहुत प्यार से तुम दोनों के लिए कुछ प्लान किया था। हमने तो सोचा था कि तुम्हें बताएंगे तो तुम खुश हो जाओगे। नीतिला ने बड़ी मासूमियत से गर्वित की तरफ देखकर कहा, पलेट, चलिए ना, देखिए आंटी ने कितने प्यार से हमारे लिए वो किया है, वो उसे क्या कहते हैं, प्लेन। हाँ प्लेन, मना मत कीजिए वरना वो बुरा मान जाएंगी और फिर मुझे भी तो घूमने का मन हो रहा है। गर्वित कुछ कहता उससे पहले ही उसने देखा मिनी बुआ उन दोनों की रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने फोन में। मिनी बुआ ने कहा, हाय कितनी भोली है हमारी नीतिला, और तुम दोनों साथ में कितने प्यारे लगते हो। तुम्हारी ये वीडियो मेरे पास रहेगी। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें कुछ जरूरी काम है? वैसे क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हें क्या काम है? गर्वित ने हकलाते हुए कहा, नहीं ऐसा भी कोई जरूरी काम नहीं है, वो काम मैं फिर कभी कर लूंगा। कल मैं नीतू को मूवी दिखाने ले जाऊंगा। बुआ खुश होते हुए बोली, वाओ, ये हुई ना बात, तुम दोनों के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग कर दी है। मूवी देखकर तुम लोग वहीं से दाना चोगा चले जाना, वहाँ पर तुम्हारी सीट भी रिजर्व करा दी गई है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम लोग टाइम से पहुँच जाना। अच्छा अब हम चलते हैं, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। दूसरे दिन गर्वित के फोन पर बुआ ने टिकट भेज दी। 3 से 6 का शो था। 3D मूवी की टिकट भेजी थी बुआ ने। गर्वित नीतिला को समझा कर लेकर गया था कि वहाँ पर किसी से भी कोई भी बात मत करना। वो दोनों जैसे ही पिक्चर हॉल में पहुँचे, वहाँ पर उन दोनों को 2 चश्मे दिए गए थे पहनने के लिए। चश्मा हाथ में लेकर नीतिला ने पूछा, सुनो जी, यहाँ पर मूवी देखने पर ये लोग चश्मा फ्री में देते हैं क्या? गर्वित ने कहा, नहीं, ये चश्मा हमें मूवी देखने के लिए मिला है, मूवी देखकर वापस करना होगा। गर्वित की बात सुनकर नीतिला जोर जोर से हंसने लगी। गर्वित ने उसे चुप कराते हुए कहा, क्यों हंस रही हो? नीतिला ने कहा, ये पिक्चर वाले पागल हैं क्या? इतने अंधेरे में काला चश्मा दिया है पहनने के लिए। हमारे यहाँ तो धूप में जाते हैं तब लगाते हैं, और वो भी लड़के। गर्वित ने धीरे से उसके कान में कहा, तुमने कभी नहीं लगाया ना, इसीलिए आज लगा लो, इससे तुम्हारी आंखें खराब नहीं होंगी, ठीक है? अब मुंह बंद करके मूवी देखो। पहला सीन बारिश का था। नीतिला को लगा ये बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है। वो एकदम से खड़ी हो गई और गर्वित से बोली, सुनो जी, हम भीग जाएंगे, इन लोगों ने हमें छाता क्यों नहीं दिया? उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। गर्वित ने उसका हाथ पकड़ा और पिठाते हुए उसका चश्मा उतार कर कहा, देखो कहाँ है यहाँ बारिश, अब बिल्कुल मत बोलना, चाहे जो भी हो जाए, समझी? वो दोनों फिर से मूवी देखने लगे। थोड़ी देर बाद घने जंगल का सीन आया, जहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी थे। तभी अचानक से एक खूंखार शेर आ गया और उस शेर ने जैसे ही सामने की तरफ छलांग लगाई, नीतिला जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो पसीने से भीग गई थी। गर्वित से उसने कहा, आप मुझे यहाँ शेर का पेट भरने के लिए लेकर आए हो? उसकी बातों से गर्वित बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे नीतिला से ज्यादा गुस्सा बुआ पर आ रहा था। उसने नीतिला का चश्मा उतारते हुए कहा, अब तुम ऐसे ही मूवी देखो या फिर घर चलो। नीतिला ने कहा, नहीं नहीं, घर नहीं जाना, मूवी देखनी है। थोड़ी देर देखते रहने के बाद नीतिला बोली, सुनो ना, मुझे लगता है इनका टीवी खराब है, कितनी गंदी मूवी दिख रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इससे अच्छी तो अपनी टीवी है, छोटी ही सही मगर पिक्चर तो साफ दिखती है उसमें। गर्वित को मौका मिल गया। वैसे भी वो एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाह रहा था।
वो तो मौका देख रहा था कि कैसे भी करके इंटरवल से पहले वो नीतू को लेकर यहाँ से चला जाए, क्योंकि अभी तो अंधेरा है। इंटरवल में लाइट जलेगी तो सब उसे ही देखेंगे। उसने नीतिला से कान में कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, इनका टीवी ही खराब है। मुझे भी समझ में नहीं आ रही मूवी। मेरा तो सिर भी दर्द करने लगा है, बताओ क्या करें। नीतिला ने कहा, कहीं और चलते हैं घूमने, चलो। वो उठकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि नीतिला अपना इरादा बदले, गर्वित ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपनी बाइक उठाई और नीतिला को लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। उसने जेब से अपना फोन निकाल कर देखा तो आंटी का फोन आ रहा था। वो समझ गया कि इन्होंने फोन क्यों किया होगा। उसने फोन रिसीव कर लिया। उसने कहा, नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, मैं और नीतू साथ में हैं। नीतू खूब एंजॉय कर रही है। उधर से सवाल किया गया, मूवी कैसी लगी? गर्वित ने कहा, आंटी जी, नीतू को मूवी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए इसने कहा मुझे कहीं और ले चलो। लो, आप नीतू से ही बात कर लो। उसने फोन नीतिला के हाथ में देते हुए कहा। नीतिला ने बात की। वो छोटी बच्ची की तरह चहक रही थी। हेलो आंटी जी, नमस्ते। आंटी जी, ये सही बोल रहे हैं, मुझे पिक्चर अच्छी नहीं लग रही थी, यहाँ पर मैं खूब अंजाम कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर गर्वित ने अपना माथा पकड़ लिया। नीतिला ने फोन बंद करते हुए उससे पूछा, क्या हुआ जी? आपने अपना माथा क्यों पकड़ लिया? सर में बहुत तेज दर्द है क्या? गर्वित ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और दर्द का पता नहीं कभी ठीक होगा भी या नहीं। ये सब उसने बहुत धीरे से बोला। नीतिला ने कहा, कुछ कहा आपने अभी? मैंने सुना नहीं, दोबारा बताइए ना। गर्वित ने कहा, मैंने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। नीतिला ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, पर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना खाने चले? गर्वित ने कहा, चलो। और वो दोनों दाना चोगा रेस्टोरेंट पहुंच गए। वहाँ पर खाना खाते खाते नीतिला अचानक से बोली, सुनिए जी, हम वहाँ कब चलेंगे? गर्वित ने पूछा, कहाँ? तो नीतिला ने कहा, वो आंटी जी ने जो बताया था ना। गर्वित ने कहा, उन्होंने दो ही जगह तो बताई थी, एक जगह तुम्हें अच्छी नहीं लगी और दूसरी जगह यही तो है। अरे नहीं, उन्होंने तो वो चिड़ियों को दाना चुगाने वाला कुछ बताया था ना। गर्वित ने कहा, क्यों मेरी इज्जत की अर्थी निकाल रही हो मेरी माँ? नीतिला ने पूछा, मतलब? गर्वित ने कहा, मतलब मैं तुम्हें रास्ते में समझा दूंगा, अब चलो यहाँ से। वो उसे लेकर घर आ गया। अब उसने सोच लिया कि हर संडे को वो खुद ही नीतू को लेकर कहीं ऐसी जगह चला जाया करेगा जहाँ पर उसे कोई जानता न हो, भले ही दिन भर उसे बाइक पर लेकर घुमाना ही क्यों न पड़े। उसने नीतिला को पहले ही समझा दिया था, नीतू अब कोई भी आकर हमें आइडिया देगा ना तो तुम मना कर देना, हम अपनी मर्जी से जाएंगे जहाँ जाना होगा। नीतिला ने कहा, हाँ शायद आप ठीक बोल रहे हो, देखो ना आंटी ने हमारा संडे खराब कर दिया। गर्वित खुश हो गया। सैटरडे को आंटी का फिर फोन आया। उन्होंने नीतिला से बात की। उन्होंने उससे कहा, कल तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं एक जगह बताऊं? तुम दोनों वहाँ चले जाना, बहुत अच्छी जगह है। नीतिला ने कहा, नहीं आंटी जी, ये बोल रहे थे कल मुझे किसी बहुत अच्छी जगह लेकर जाएंगे। आंटी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। दूसरे दिन वो दोनों जाने के लिए तैयार हो ही रहे थे, तभी गर्वित के 3-4 दोस्त आ गए। उनको देखते ही गर्वित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, अरे तुम लोग ऐसे अचानक? उन लोगों ने कहा, हाँ यार, काफी टाइम से सोच रहे थे कि भाभी जी से मिलकर आए, उनके हाथ की चाय पिएं, मगर टाइम के चक्कर में आना ही नहीं हो रहा था। मगर इस बार तो हमने पक्का मन बना लिया कि चाहे जो भी हो जाए, आज तो हर हाल में भाभी जी के हाथ की चाय पीकर ही जाएंगे। नीतिला ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली। वो अंदर से बाहर आते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, चाय ही क्यों, आज तो आप लोग मेरे हाथ का खाना खाकर भी जाइएगा। आप सब लोग बैठो, मैं खाना तैयार करती हूँ। नीतिला किचन में चली गई। सबने कहा, यार तू बहुत किस्मत वाला है, आज के समय में तो कोई पानी के लिए भी पूछने में घबराता है। गर्वित फेंक हंसी हंसकर रह गया। थोड़ी देर में नीतिला ने कहा, खाना तैयार है। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। गर्वित हर पल भगवान को याद कर रहा था, हे भगवान कृपा करना, जब तक ये लोग जाए नहीं तो कुछ ना बोले। गर्वित भगवान से प्रार्थना कर रहा था
कि उसकी पत्नी उसके दोस्तों के सामने कुछ न बोले। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, वाह भाभी जी, आपने खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है। इस पर नीतिला ने कहा, अरे वो टेटी नहीं है, भिंडी है। वो क्या है ना, इन्हें भिंडी बहुत पसंद है तो इसीलिए हमने थोड़ी ज्यादा बना ली। गर्वित गुस्से और शर्म से नीतिला को देखे जा रहा था और नीतिला अपनी ही धुन में मस्त हो बातें किए जा रही थी। गर्वित के दोस्त अब तक अंदाजा लगा चुके थे नीतिला के बारे में। वो लोग उससे और ज्यादा बातें करने लगे, या फिर यूं कह लो कि वो लोग उसका मजाक बना रहे थे। और भोली भाली नीतिला उन लोगों की चाल को समझ नहीं पा रही थी। वो उनसे बातें किए जा रही थी। उन लोगों ने नीतिला से पूछा, अरे भाभी जी, घर में मेड नहीं है क्या? नीतिला ने हंसते हुए कहा, मेड घर में? अरे भैया, मेड तो खेतों में होती है। नीतिला को चुप कराने का बहाना ढूंढते हुए गर्वित ने कहा, अरे यार, तुम लोगों ने कल का मैच देखा था क्या? उन लोगों ने कहा, हाँ हाँ यार, बहुत ही रोमांचक मुकाबला था। एक ने कहा, यार मेरी बीबी को तो मैच पसंद ही नहीं है, इसीलिए फोन में देखना पड़ता है। फिर उसने नीतिला से पूछा, भाभी जी, आपको मैच देखना पसंद है या फिर ये बेचारा भी फोन में ही देखता है? नीतिला कुछ बोलती उससे पहले ही गर्वित ने कहा, हाँ हाँ, इसे मैच अच्छा लगता है, हम दोनों साथ बैठकर ही तो देखते हैं। नीतिला ने कहा, वैसे मुझे मैच ठीक से समझ में तो नहीं आता, हाँ मगर वो है ना जो बात बात पर गुरु गुरु बोलते हैं, जो सिर पर पगड़ी पहनते हैं, मुझे उनकी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है। नीतिला की बात सुनकर गर्वित के दोस्त आंखों ही आंखों में उसका मजाक बनाने लगे। फिर उन्होंने पूछा, भाभी जी, मैच में टोपी पहने एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है, आप जानती हैं उसे क्या कहते हैं? नीतिला तपाक से बोली, हाँ हाँ, आप उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, जो इशारों में बात करता है, वैम्पायर, उसी की बोल रहे हैं ना आप? वो लोग हंसने लगे। अब तो गर्वित के गुस्से का बांध टूट चुका था। उसने कहा, बस करो और जाओ यहाँ से तुम लोग, जानबूझकर तुम इसका मजाक बना रहे हो। और नीतू, तुम अभी के अभी यहाँ से अंदर जाओ। नीतू समझ नहीं पाई, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, यूं अचानक गर्वित को क्या हो गया? वो कभी गर्वित को देखती तो कभी उसके दोस्तों को। गर्वित गुस्से से दहाड़ा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इसी समय अंदर जाओ, तुम बहरी तो नहीं हो ना? गर्वित के इस तरह चिल्लाने से नीतू पूरी तरह से कांप गई थी। आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से उठकर अंदर चली गई। नीतू के अंदर जाने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, हाँ तो बताओ, तुम लोग यहाँ अचानक से क्यों आए और कैसे आए? इतना तो मैं जानता हूँ, तुम लोग खुद तो नहीं आए हो यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम लोग आए हो तब से उसका मजाक बना रहे हो। क्या जानना चाहते हो तुम लोग उसके बारे में? मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। मेरी नीतू तुम लोगों की पत्नियों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, और वो तुम लोगों की पत्नियों की बराबरी कभी कर भी नहीं सकती। माना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसे इंग्लिश नहीं आती, मगर इंग्लिश न आने का मतलब ये तो नहीं होता कि वो इंसान कुछ जानता ही नहीं। हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। मेरी नीतू में बस एक यही कमी है। अगर उसकी इस कमी को एक तरफ रखकर तुम लोग अपनी पत्नियों से कंपेयर करके देखो, क्या कमी है उसमें? समझदार है, बिना कहे मेरी भावनाओं को समझती है, मेरी हर परेशानी को वो अपनी परेशानी समझती है। मेरी जरा सी भी उदासी उसे सहन नहीं होती। तुम्हारी पत्नियों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि तुम इस समय कहाँ हो और कब तक घर लौटोगे, घर आकर खाना खाओगे भी या नहीं, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानती हैं उनके हाथ का खाना खाने से बेहतर तुम लोग भूखे रहना पसंद करते हो। अभी तुम लोग जो उंगलियां चाट चाट कर खाना खा रहे थे ना, वो मेरी पत्नी ने बनाया था अपने हाथों से, वो भी बिना मुंह बनाए। मुझे आज भी वो दिन याद है, भूला नहीं हूँ मैं। उस दिन मैं लेट हो गया था और मेरा टिफिन मुझे नहीं मिल पाया था। मैंने तुझसे फोन करके पूछा था, यार आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मेरा टिफिन भी वापस हो गया है, तेरे घर क्या बना है? याद है तुझे तूने क्या जवाब दिया था? और वो जवाब भी तेरा नहीं था, तेरी पत्नी का था। तूने क्या सोचा मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सब सुनाई दे गया था मुझे। तूने अपनी बीबी की बात रिपीट की थी ना कि हम लोग तो घर पर ही नहीं हैं, बाहर हैं। वाकई में बहुत अंतर है तुम्हारी पत्नियों में और मेरी नीतू में। उस दिन एक अकेले इंसान को खाना खिलाने में तुम्हारी पत्नी को कितनी आफत लग रही थी।
मेरी नीतू आज जबकि वो घूमने जा रही थी कितनी खुश थी वो, मगर जब उसने देखा तुम लोग उसके हाथ का बना खाना खाना चाहते हो, उस पगली ने जरा सा भी कैसा भी कोई भी बहाना नहीं बनाया, खुशी खुशी तुम सबके लिए खाना बनाने चली गई। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? उसके अंदर की ये कमी कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं है। उसके अंदर की ये कमी कोई ज्यादा बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि ये कमी तो फिर भी दूर हो सकती है और उसकी इस कमी को मैं दूर करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। मगर क्या तुम लोग अपनी अपनी पत्नियों को सुधार सकते हो? मेरी नीतू तो इंग्लिश सीख जाएगी, क्या तुम सबकी पत्नियां कभी इंसानियत सीख पाएंगी? बोलो, लगाते हो शर्त? सिखा पाओगे उन्हें इंसानियत? गर्वित की बातों ने, उसके सवालों ने सभी को शर्मिंदा कर दिया था। उन लोगों की आंखें शर्म से झुक गई थी। बहुत हिम्मत बटोर कर उन्होंने कहा, माफ कर दे यार, वाकई में तूने सच कहा। भाभी जी का नेचर बहुत अच्छा है। भले ही हमारी पत्नियां पढ़ी लिखी हैं, पैसे वाले घर से हैं, मगर भाभी जी के गुणों के सामने वो कुछ भी नहीं है। यार, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। हमारी ही गलती है, हमें इस तरह से किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए था। उनकी बातें सुनकर गर्वित ने पूछा, क्या मतलब किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था? तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने भड़काया है? मुझे पहले ही लग रहा था, जरूर दाल में कुछ काला है। बताओ मुझे, किसने भड़काया नीतू के खिलाफ तुम्हें? एक ने कहा, छोड़ना यार, क्या करेगा जानकर, ये दुनिया है शुरू से ही ऐसी है। जिसने भगवान को भी नहीं छोड़ा वो हम जैसे लोगों को क्यों छोड़ेगी? हमें तो खुशी इस बात की है कि भाभी जी जितनी अच्छी वाइफ हैं उतना अच्छा हस्बैंड तू भी है। गर्वित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं यार, मैं अच्छा पति होता तो आज उसकी आंखों में आंसू न होते। तुम लोग बस एक बार मुझे उस शख्स का नाम बता दो, आखिर मुझे भी तो पता होना चाहिए ऐसा कौन है जो नीतू से जलता है। उन लोगों ने कहा, बात वो नहीं है जो तू सोच रहा है। दरअसल उस दिन हुआ ये, हम लोगों ने मूवी देखने का प्लान बनाया, मगर किसी कारणवश नहीं जा सके, तो हमने सोचा क्यों न पार्क में बैठकर गप्पे मारते हैं। हम लोग पार्क में जाकर बैठे ही थे, तभी 2-3 लेडीज वहां आ गईं। वो लोग हमसे थोड़ी ही दूर पर बैठ गई थी। वो लोग आपस में इतने जोर से बोलकर बातें कर रही थी, हमें उनका हर एक शब्द साफ साफ सुनाई दे रहा था। पहले तो हमने ध्यान ही नहीं दिया उनकी बातों पर, मगर उनमें से एक लेडीज ने तेरा नाम लेकर बात करना शुरू कर दिया, तो यार हमारे भी कान खड़े हो गए। गर्वित ने कहा, तुम लोगों ने कैसे समझा कि वो मेरे ही बारे में बातें कर रही थी? सारी दुनिया में क्या मेरा ही नाम गर्वित है? हो सकता है वो किसी और गर्वित के बारे में बातें कर रही हो। दोस्त ने कहा, हाँ, मगर उसने जो कुछ भी बोला वो सारी चीजें तुझसे मैच हो रही थी, जैसे तू जहाँ रहता है वहाँ का एड्रेस, तू जिस कंपनी में जिस पोस्ट पर है वो, और तो और तेरी शादी के डेट, सब कुछ। गर्वित हैरान हो गया। वो सोचने लगा, कौन होगा? फिर उसने अपने दोस्त से पूछा, अच्छा ये बताओ, तुमने क्या सुना, क्या बातें कर रही थी वो लोग मेरे बारे में? दोस्त ने कहा, उनमें से एक लेडी ही ज्यादा बातें कर रही थी, बाकी लोग तो थोड़ा बहुत ही बोल रही थी। वो बोल रही थी उनकी दूर की कोई रिश्तेदार है जो गांव में रहती है, और वो गांव भी पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर एक आधे कोई पढ़ा लिखा होगा, सब अंगूठा छाप हैं। उनके उसी गांव के रिश्तेदार की बेटी का रिश्ता शहर में पढ़े लिखे लड़के से हुआ है। वो कह रही थी आज के जमाने में तो लड़का भले ही कम पढ़ा लिखा हो, मगर लड़की तो सबको ग्रेजुएट चाहिए। पता नहीं वो कैसा लड़का है जिसने अपने लिए एक ऐसी लड़की को चुना जो हिंदी भी पढ़ना लिखना नहीं जानती। अगर कोई भी उससे पूछेगा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ तक पढ़ी है, तो पता है वो क्या कहेगा? थमलोजी। गर्वित ने कहा, मतलब थमलोजी का क्या मतलब है? दोस्त ने कहा, यही सवाल उससे दूसरी लेडी ने किया था, तो उसने कहा थमलोजी का मतलब है अंगूठा छाप। उसने कहा था कि हम लोग थमलोजी अंगूठा छाप को बोलते हैं। दूसरी लेडी ने कहा, नहीं यार, मैं नहीं मान सकती कि वो लड़की जरा भी पढ़ी लिखी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई बेवकूफ़ी होगा
तो इसी लड़की से शादी करेगा या फिर उस लड़के में कोई न कोई कमी रही होगी। इस पर उस लेडी ने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस लड़के के बारे में सारी बातें पहले ही पता कर ली। उसकी पूरी की पूरी कुंडली खंगाल डाली है मैंने। फिर उन्होंने जो कुछ भी उस लड़के के बारे में कहा, उसे सुनकर हमें पक्का हो गया कि वो लड़का तू ही है। मगर यार, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? गर्वित ने कहा। हाँ पूछो। उसने पूछा, यार मैं मानता हूँ भाभी जी बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं, संस्कारी हैं, पर क्या शादी से पहले तुझे पता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है? ये शादी तूने जानबूझकर की है या फिर? उसकी बात को बीच में काटते हुए गर्वित ने कहा, मैं समझ गया सारा माजरा। मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ क्या और कैसे हुआ, और उस लेडी के बारे में भी जिसकी बातों में तुम लोग आ गए थे। गर्वित ने शुरू से आखिर तक सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। कैसे उसकी मुलाकात हुई थी मिनी बुआ से, उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे वो नीतू से मिला, कैसे उसे पता चला कि नीतू अनपढ़ है। उसने कहा, जिस दिन मुझे पता चला नीतू पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं आता, उस दिन मन किया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है, इसीलिए मैं भी इसे चुपचाप छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। मगर इसके निर्दोष आंसुओं ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। इसकी मासूमियत ने मेरा दिल पिघला दिया। उस समय मैं ईश्वर से लड़ता था कि आपने मेरी शादी एक अनपढ़ से क्यों करवाई। मगर अब मुझे समझ में आ गया है, ईश्वर जो करता है उसमें कहीं ना कहीं मनुष्य की अच्छाई छुपी होती है। अब देखो ना, ईश्वर ने मेरे लिए नीतिला को चुना। ऐसा कोई भी गुण नहीं है जो उसके अंदर ना हो। और रही बात उसके अनपढ़ होने की, तो उसकी ये कमी मैं दूर करके रहूंगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे अपनी नीतू पर पूरा भरोसा है, वो बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख जाएगी। गर्वित की सारी बातें नीतिला सुन रही थी। अब तक तो उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे, मगर अब ये आंसू खुशी के थे। गर्वित की बात सुनकर वो दौड़कर आई और उसके सीने से लगकर रोने लगी। गर्वित की भी आंखें भर आईं। उसने नीतू को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो उसे खुद में समा लेना चाहता हो, और नीतिला भी उसकी बाहों में ऐसे समा गई जैसे एक नदी समुद्र में समा जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।